Hello everyone, this is Manisha Vimal. Welcome to GK and GS प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस हिंदी के डिस्कस किए थे। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ये है 2012 का क्वेश्चन। ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, या फिर बी, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ऐसा हो नहीं सकता कि शिक्षक की भाषा बच्चों को प्रभावित ना करे, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि जो शिक्षक है वो काव्य पढ़ा रहा है या काव्य की बात कर रहा है। बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। यहाँ पे ये भी नहीं दिया हुआ है कि बच्चे टीचर का अनुकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है शिक्षक की भाषा। प्रश्न नंबर 52, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ए, कठिनाई का भाषा का कठिनाई स्तर, या फिर बी, भाषा की पाठ्यपुस्तक, या फिर सी, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, या फिर डी, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, क्योंकि जो भाषा अर्जन होगा वो हम अपने परिवार से बिना किसी प्रयास के सीखते हैं, और जो भाषा अधिगम होता है वो एक सचेत प्रक्रिया होती है जिसके लिए हमें प्रयास करना होता है। या फिर जो भाषा हम स्कूलों में सीखते हैं उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं, और जो बिना किसी प्रयास के एक्वायर की जाती है उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। प्रश्न नंबर 53, भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। ए, संस्कृति से संबंधित होने चाहिए पाठ, या फिर बी, साहित्य से संबंधित होने चाहिए, या फिर सी, विज्ञान से संबंधित होने चाहिए, या फिर डी, ये सभी। तो भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। प्रश्न नंबर 54, भाषा का एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन करना महत्वपूर्ण है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या फिर डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 55, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर एक जटिल चुनौती है, या फिर एक विषय मात्र है, या फिर डी, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पे हम भाषा को संप्रेषण का एकमात्र साधन ही नहीं बोल सकते, क्योंकि भाषा संप्रेषण के साथ और भी बहुत सारे काम करती है। एक विषय मात्र भी भाषा नहीं है, एक जटिल चुनौती भी नहीं है। अगर हम प्रयास करें तो हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। तो ये भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 56, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है। ऐसा नहीं है कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में मतलब जब बात करते हैं तो भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हम और कैसे बात करते हैं अगर भाषा का प्रयोग नहीं होता है? तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। हाँ,
हो सकता है, केवल परीक्षा में होता है ऐसा नहीं हो सकता कि बस परीक्षा में ही भाषा का प्रयोग होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं। प्रश्न नंबर 57, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र साधन। ये यहाँ पे एकमात्र वर्ड मिल जाए तो समझिए वो निगेटिव पॉइंट होता है। सी, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या फिर डी, साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं साधन होती हैं भाषा सीखने का। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर, यहाँ पे ऑप्शन ए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनशील प्रयोग करना, या फिर बी, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, या फिर सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, या फिर डी, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो यहाँ पे भाषा शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 59, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य यह होता है कि जहाँ पे विविध भाषा बोलने वाले बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हों। भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, या फिर अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन डी, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता को ही हम बहुभाषी कक्षा से जानते हैं, नामक से जानते हैं। प्रश्न नंबर 60, भाषा का को प्रमुख प्रकार है। भाषा का प्रमुख प्रकार है ए, लेखन दक्षता, बी, प्रतिवेदन लेखन, या फिर सी, भाषण देना, या फिर डी, संप्रेषण करना। तो भाषा का प्रमुख प्रकार है संप्रेषण करना। प्रश्न नंबर 61, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। ए, पारिवारिक संवाद अनिवार्य है भाषा सीखने के लिए, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, सी, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, या फिर डी, भाषा प्रयोगशाला। तो हमारे लिए भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट है सामाजिक अंतःक्रिया। अगर हम सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे तो हमें भाषा के प्रयोग करने के विविध अवसर मिलेंगे, जिससे हम भाषा जल्दी सीख जाएंगे। प्रश्न नंबर 62, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को। अब हम प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? ए, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। प्राथमिक बच्चों के साथ हम ये नहीं कर सकते। बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, या फिर सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या फिर डी, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पर हम अगर भाषा पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? एक, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, या फिर बी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, या फिर सी, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, या फिर डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं,
अब जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा हमें वो टिक करना है। भाषा वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेने से ये प्राथमिक स्तर पर बच्चे नहीं कर सकते। अगर उच्च माध्यमिक की बात होती तो ऑप्शन सी सही होता। तो यहाँ पे भाषा को अपने परिवेश और अनुभवों को समझने का माध्यम बनाना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा का सिखाने का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 64, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग पूछा गया है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, बी किसी शब्द का अर्थ जानना, ये तो शब्दकोश का काम ही होता है, या फिर सी किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या फिर डी किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। जो सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। तो जो गलत होगा वही सही होगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है, तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 64, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, बी साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, सी केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, या फिर डी केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब बच्चे भाषा से भिन्न भी कोई विषय पढ़ते हैं तब भी साथ साथ भाषा सीख रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 66, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है। कोई चीज़ बस हम आनंद लेने के लिए ही नहीं कर सकते अगर हम भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को तो। या फिर ऑप्शन डी खेल में शारीरिक विकास होता है लेकिन इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वहाँ पे होता है भाषा जो होते हैं वो खेल को विस्तार देते हैं। प्रश्न नंबर 67, भाषा शिक्षण में बालक को मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना है तो महत्वपूर्ण ही है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, यहाँ पे अगर हम मौखिक कौशल का विकास करते हैं बच्चों में, तो अगर हम बच्चों से प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे तो बस उतना ही आंसर देंगे जितना प्रश्न का उत्तर होगा। इससे उनमें मौखिक कौशल का विकास नहीं होगा। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है प्रश्नों के उत्तर देना। तो राइट ऑप्शन सी होगा क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा है गलत है। भाषा विकास के में कौन सा कथन सही नहीं है? ए भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बी बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जो गलत होगा वो पूछा गया है। अभी भी सी भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या फिर डी प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पे भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यही गलत है। तो जो गलत होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 70, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। हाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये उद्देश्य हो सकता है। आइए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या फिर डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना। ऐसा नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे साहित्यिक विधाओं में रचना करने लग जाएंगे, तो ये ऑप्शन कट गया। और भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना ये भी गलत हो जाएगा। भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना ये भी गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना, ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न नंबर 71, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है ए विभिन्न भाषा उदाहरण, सी विभिन्न भाषा प्रयोग, या फिर सी भाषा के नियम, या फिर डी शब्दों की उत्पत्ति। तो विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराए जाने का मतलब है विशिष्ट भाषा प्रयोग। प्रश्न नंबर 72, भाषा शिक्षा की पद्धति नहीं है। यहाँ पे पद्धति नहीं है भाषा शिक्षा की, वो बतानी है हमें। ए किंडरगार्टन, बी मॉन्टेसरी, सी डैकॉली, या फिर डी अभिक्रमित अनुदेशन। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है ये भाषा शिक्षा की पद्धति नहीं है, तो जो गलत है वही सही होगा। प्रश्न नंबर 73, भाषा शिक्षा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, हाँ करवा सकते हैं, या फिर त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, या फिर सी वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या फिर डी त्रुटियों की उपेक्षा कर। हम त्रुटियों की उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताने से ही मात्र उनमें सुधार नहीं आएगा, और त्रुटियों के प्रकार गिनवाने का कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात हम क्या करेंगे, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करवाएंगे और लेखन अभ्यास करवाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 74, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ए 15, बी 25, सी 18, या डी 22। तो हिंदी भाषा में बोलियां हैं 18, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान, या फिर डी मॉरिशस। तो मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 76, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए भाषा प्रयोग के अवसर, बी पाठ्य पुस्तक, सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या फिर डी व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बच्चों से हम व्याकरणिक नियमों का स्मरण नहीं करवा सकते, और उनमें उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र भी नहीं होगा, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है भाषा प्रयोग के अवसर बच्चों को प्रदान करना। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 77, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या फिर डी बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो चित्रांकन क्षमता के विकास से भाषा शिक्षा का कोई कनेक्शन खास दिख नहीं रहा है, और कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का ही विकास नहीं करवाना है, बाकी जो 3 कौशल हैं हमें उनका भी विकास कराना है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का भी विकास नहीं करा सकते। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। प्रश्न नंबर 78, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, या फिर बी भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सी भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या फिर डी भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा, भाषा और बोली में संबंध होता है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। लेकिन जो हमारे लिए कहना उचित होगा वो है कि भाषा एक जो है नियमबद्ध व्यवस्था है, और जो भाषा अनिवार्यता लिखित होती है ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। ए भाषा प्रयोगशाला, बी अखबार, सी डी साइन बोर्ड, या फिर सी विज्ञापन। तो यह
भाषा प्रयोगशाला पर यह कथन लागू नहीं होता। प्रश्न नंबर 80, भाषा शिक्षा का बहुभाषिक संदर्भ ए एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है, या फिर एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, या फिर यह एक समस्या है, या फिर डी बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो भाषा शिक्षा का बहुभाषिक संदर्भ जो है वो यह बताता है कि बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 81, हिंदी भाषा शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान होना, या फिर बी प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने के अवसर देना, या फिर सी मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, या फिर डी व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना। तो हिंदी भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है प्रश्न पूछने नहीं, भाषा का ज्ञान देना। यहाँ पे ऑप्शन बी भी हो सकता है और ए भी। यहाँ पे हम बी को कंसीडर करेंगे। प्रश्न नंबर 82, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, बी प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, या फिर सी ड्राइंग बनवाएंगे, या फिर डी बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो हम एक भाषा टीचर के रूप में बच्चों को उनके अनुभवों और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। प्रश्न नंबर 83, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर बी बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, या फिर सी बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये तीनों कार्य एक भाषा शिक्षक के दायित्व होते हैं, तो उपरोक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 84, बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, या विचार है ए पावलोव का, बी स्किनर का, डी सी चॉम्स्की का, या फिर डी वाइगोत्स्की का। तो यहाँ पे जो बच्चों को समाज से संदर्भित करते हैं वो हैं वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। उनका मानना है कि बच्चे समाज के संपर्क में आकर भाषा परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। नंबर 85, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ए प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, या फिर बी साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, या फिर सी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह है साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना बच्चों को। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, या फिर सी भाषा सीख ही नहीं रहा है, या फिर डी तुरंत रोकने के लायक है। तो अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो वह अभी भाषा सीख रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 87, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चूहे और बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, या फिर सी खरगोश व मेमने पर, या फिर कुत्ते और सियारों पर। तो भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी सबसे ज़्यादा किस पे हुए हैं? चिंपैंजी और वानरों पर। प्रश्न नंबर 88, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, या फिर सी लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से, या फिर डी उपयुक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा।
प्रश्न नंबर 89 भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, या फिर डी उपरोक्त में से तीनों सही हैं। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है भाषिक सापेक्षता के संबंध में। प्रश्न नंबर 90 लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के 10 प्रतीक होते हैं। सामान्य आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है, या पूर्णतः सत्य है, या फिर आंशिक रूप से सत्य है, या फिर सी आंशिक रूप से असत्य है, या फिर पूर्णतः सत्य है। तो यह बात पूर्णतः सत्य है कि लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के 10 प्रतीक होते हैं। प्रश्न नंबर 91 इंसान और जानवरों की भाषा में फर्क है। ध्वनि का फर्क है, या फिर सुरों का फर्क है, या फिर इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। उपयुक्त में से तीनों सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 92 भाषा की बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका या नहीं है। ए बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बी बच्चे का सामूहिक आकलन, या फिर सी बच्चों द्वारा स्व आकलन, या फिर डी पेपर पेंसिल आकलन। तो हमें वह तरीका बताना है जो भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे पेपर पेंसिल आकलन से बच्चे की भाषाई क्षमता का पता नहीं चलेगा। प्रश्न नंबर 93 किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। शुद्ध उच्चारण, बी सस्वर वाचन, या फिर कविता पाठ, या फिर डी प्रतिलिपि। तो यहाँ पे प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। प्रश्न नंबर 94 बाल भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। ये लेखन, वाचन, श्रवण या उच्चारण। तो भाषा कौशलों में से सबसे पहले श्रवण का विकास होता है, और जो भाषा कौशल होते हैं वो हैं जो कौशल होते हैं वो होते हैं LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन्हें हम एक क्रम से भी सीखते हैं, लेकिन यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यह एक ही क्रम में सीखे जाते हैं। यह आपस में पारस्परिक संबंधित होते हैं। इसलिए भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही होगा, लिसनिंग का। प्रश्न नंबर 95 अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, या फिर सस्वर वाचन। तो अर्थ ग्रहण के विकास के लिए अधिक उपयोगी है मौन वाचन। अगर हमें किसी पाठ का अर्थ जानना है तो उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, और वो बिना बोले हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है, तो उसे मौन वाचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 96 हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। अनुकरण विधि, बी आगमन निगमन विधि, या फिर भाषा प्रयोगशाला, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 97 शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या ए बी दोनों। तो यहाँ पे जो शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है वो
कक्षा के बाहर भी किया जाता है और कक्षा के अंदर भी किया जाता है। तो यहाँ पे ए बी और दोनों सही होंगे। प्रश्न नंबर 98, भाषा शिक्षा का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, या फिर बी भाषागत शुद्धता पर बल, या फिर सी अध्यापक का एकालाप, या फिर डी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो यहाँ पे भाषा शिक्षा का आदर्श जो वातावरण होता है वो है कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दी जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 99, भाषा शिक्षा का आदर्श वातावरण है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंताक्षरी और अद्याक्षरी, या फिर अनुलेख, या फिर कविता पाठ। तो जो अनुलेख है वो भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है, क्योंकि अनुलेख एक प्रकार का लेखन होता है। प्रश्न नंबर 101, भाषा शिक्षा का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, बी भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, या फिर सी अध्यापक का एकालाप, या फिर डी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो भाषा शिक्षा का आदर्श वातावरण वह होता है जहाँ पर विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।